आज का पाठ है जनतंत्र का जन्म, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना। दिनकर जी के बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, बल्कि एक ऐतिहासिक कविता कहना चाहिए, क्योंकि इस कविता को दिनकर जी ने उस समय लिखा, उस दिन लिखा जिस दिन हमारे देश में हमारा अपना स्वयं का शासन स्थापित हुआ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ हमारे देश में। उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन इस महत्वपूर्ण कविता का रचना दिनकर जी के द्वारा किया गया। इसीलिए यह जो कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन आइए उसके पहले जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, लोग हताश निराश थे, लोगों की आवाज़ दबी हुई थी और अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते रहे। एक ऐसे समय जिस समय देश को रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोगों की आवश्यकता थी, जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा सके, इनका जो विरोध कर सके। और ऐसे समय रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी लेखनी के माध्यम से शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, भारतीयों को, कि अब हमें आज़ादी प्राप्त करना ही होगा, और लोगों को हमेशा अपने काव्य के माध्यम से जगाने का प्रयास करते हैं। तो आइए रामधारी सिंह दिनकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ दिया पढ़ते हैं। आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया सन 1965 से 71 तक। वे छायावादोत्तर कवियों में पहली पीढ़ी के माने जाते हैं। छायावाद जब ढलान पर था तो उस समय जो कवि है उनकी प्रथम पीढ़ी के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। उत्साह से भरपूर और क्रांति से भरपूर काव्य की रचना करते हैं। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी व उर्वशी आदि प्रमुख है। इसके अलावा और भी उनकी रचनाएं हैं। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। तो ये रहा दिनकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। और आइए इस पाठ पर नजर डालते हैं। तो जनतंत्र का जन्म, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जनतंत्र, जन माने जनता, प्रजा, और तंत्र माने शासन। तो जनता का शासन, जिस दिन हमारे देश में जनता का स्वयं का शासन स्थापित हुआ, जनता का शासन जन्म लिया, क्योंकि उसके पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इस देश में अंग्रेजों का ही शासन प्रशासन कानून चलता था। और यहाँ तक कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में हमारा शासन स्वयं का स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को। तो 15 अगस्त सन 1947 से लेकर 26 जनवरी सन 1950 के बीच भी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून ही हमारे देश में चलता रहा। और उस समय हमारे देश में रियासत व्यवस्था थी, अनेक रियासतें थी, 500 से अधिक रियासतें थी। उन रियासतों में राजाओं का, नवाबों का, शासकों का प्रशासन था, उनका स्वतंत्र आधिपत्य था। ये लोग भी प्रजा का शोषण करते थे। अंग्रेज तो शोषण किए ही। तो ऐसे उस समय जो तत्कालीन जो राजा थे या अनेक जो पदों पर जो काबिज थे, ऐसे लोगों को इस कविता के माध्यम से दिनकर जी फटकार लगाते हैं, चेतावनी देते हैं कि शासकों, अब तुमको सिंहासन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में अब हमारा स्वयं का शासन स्थापित हो गया है। इस देश पर शासन अब जनता करेगी, क्योंकि अब जनतंत्र का जन्म हो गया है। अब हमारा शासन इस देश में स्थापित होगा। इस देश को हम
अपने अनुसार हम चलाएंगे, इस देश में आप लोगों का, तुम्हारा कोई शासन अब चलने वाला नहीं है। तो इस तरह से उस समय के तत्कालीन जो शासक वर्ग थे, जो अंग्रेज थे, जो भारतीयों का शोषण करते थे, ऐसे लोगों को एक चेतावनी दिए हैं। तो आइए इस पाठ को, इस कविता को पढ़ते हैं। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। तो भारतीयों की, आम जनों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए, शोषकों को अवगत कराते हुए कवि दिनकर जी कहते हैं कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी। एक हलचल उत्पन्न होने लगी कि सदियों से जो राख ठंडी हो गई थी, जो राख बुझ गई थी, वो राख में आज आग उत्पन्न हो गया है। एक हलचल उत्पन्न होने लगी है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारत देश के वासी जो अब तक सदियों से, सैकड़ों वर्षों से जो सोए हुए थे, वो आज जागने लगे हैं। जिनका उत्साह नष्ट हो गया था, आज वो उत्साहित होने लगे हैं, वो सुगबुगाने लगे हैं। सुगबुगाना मतलब जागना एक तरह से। तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। इस सदियों से जो लोग सोए हुए थे, जिनका उत्साह नष्ट हो गया था, ऐसे भारतवासी अब जाग गई है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। और क्यों जाग गई है भारतवासी? क्योंकि अब हमें आज़ादी मिल गई है और आज हमारा अपना स्वयं का संविधान भी लागू हो गया है। आज मिट्टी सोने का ताज पहन कर इठला रही है। ताज तो राजा महाराजा लोग पहनते हैं, लेकिन आज मिट्टी सोने का ताज पहन रही है। मिट्टी का तात्पर्य क्या है? मिट्टी का तात्पर्य इस देश में वास करने वाले हमारे भारत देश के वासी को, जिनको लोग धूल मिट्टी समझते थे, वही मिट्टी, वही भारतवासी आज सोने का ताज पहनकर इठला रही है। मतलब गर्व महसूस कर रही है, नाच कर रही है, इतरा रही है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह, रास्ता दो। यहां पर दो राह मतलब दो प्रकार का रास्ता नहीं है कि शासकों रास्ता दो, क्योंकि समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अब समय रूपी रथ का पहिया अब चलने लगी है, उस पहिए में आवाज आ रही है। समय के रथ का घर घर नाद सुनो, क्योंकि समय अब बदल चुका है। समय रूपी रथ की पहिया अब चलने लगी है, इसलिए बदलते हुए समय को रास्ता देना पड़ेगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्योंकि अब इस देश में जनता आ गई है, जनता का शासन स्थापित हो गई है, इसलिए सिंहासन खाली करना पड़ेगा। ऐसे शासकों को, राजाओं को उस समय के, उनको फटकार लगाते हैं। आम जनता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से कवि ऐसे शोषण करने वाले शासकों को आवाज लगाते हैं, ललकारते हैं। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। देखिए यहां पर प्रश्न चिन्ह लगा है। जनता, जनता मतलब कौन? तो जनता मतलब, कवि उत्तर देते हैं, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। जनता मतलब जो मिट्टी की अबोध मूर्त है, जिनको कोई बोध ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। मिट्टी को जैसा जिस रूप में ढालो ढल जाएगी, ढल जाती है, जैसा रखो रह जाएगी। इस प्रकार से जिनको समझा गया अबोध मूर्त के समान, जिनका कोई आशा नहीं है, जिनकी आकांक्षा, इच्छा नहीं है, ये तो मिट्टी की मूर्त है जनता।
जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। ठंडी लगे, पाले पड़ जाए, बर्फ गिरे, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, हर प्रकार के कष्ट को, कसक मतलब कष्ट को सदा सहने वाली जनता। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, ये वही जनता है जिसकी आज राज तिलक होने वाला है। ये वही जनता जिसके प्रत्येक अंग को, एक एक अंग को सांप अपने विषैले दांतों से चूसते हैं, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। उसके बाद भी भारत देश की जो जनता है वो अपने दर्द को प्रकट भी नहीं कर सकती थी, अपने मुंह भी खोल नहीं सकती थी। ये वही जनता है जिनका आज स्वयं का शासन स्थापित हुआ है, जिस सिंहासन पर वही जनता आज विराजमान होने वाली है। यहां पर देखिए सांप हो चूस रहे, यहां पर सांप किसको कहा गया? सांप का तात्पर्य है शोषण करने वाले जो शोषक वर्ग थे उस समय के, ऐसे लोगों को सांप कहा गया है, क्योंकि ये सांप से कोई कम नहीं थे, जो अनेक प्रकार से हमारे देश के भारतीयों को, वासियों को यातना देते थे, कष्ट देते थे। इनको सांप कहा गया है, अत्याचार करते थे भारतीयों पर। तो ऐसे लोग अनेक प्रकार से हमारे देश के वासियों का शोषण करते रहे, उसके बाद भी ये जनता जो है अपना आवाज नहीं निकाल सकती थी, अपने दर्द को दूसरों को नहीं बता पाती थी, मुंह खोल नहीं सकती थी। ये वही जनता है। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। तो पुनः यहां पर प्रश्न करता है कवि कि जनता मतलब कौन? हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। मैं अपने लंबी बड़ी जीभ की कसम खाकर कहता हूं। यह पंक्ति कवि स्वयं के लिए कहा है। कहते हैं ना, इसकी जीभ आजकल बहुत लंबी बड़ी हो गई है, तो जो बहुत बोलता है उसके लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कवि स्वयं के लिए कहता है कि मैं अपनी लंबी बड़ी जीभ की कसम खाकर कहता हूं कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। ये भारत देश की जनता सही में सचमुच बहुत कष्ट सहती है। सो ठीक, या तो ठीक है कि जनता कष्ट सहती है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? इस पर जनता का मत क्या है प्रश्न गूढ़। यह प्रश्न बहुत रहस्यमय है, गूढ़ है। जनता इस पर क्या कहती है? जनता का भी तो राय ले लेते हैं। जनता कष्ट सहती, ठीक है, वेदना सहती है, लेकिन इस पर जनमत क्या है? तो नीचे पंक्ति लिखते हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। जनता मानो फूल है जिसे कोई एहसास नहीं, जैसे फूल को अपने सुगंध का, अपने खुशबू का कोई एहसास नहीं होता है। ये भी वही जनता है जिसे स्वयं के महत्व पता नहीं, स्वयं का महत्व पता नहीं है। तो उस समय जनता को फूल के समान समझा गया। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, जब चाहे फूल को तोड़ लो, दोनों में सजा लो। दोना होता है जिसमें गुलदस्ता सजाते हैं, हार बना लो, माला बना लो, जैसा उपयोग करना चाहो। जनता का जैसा भी उपयोग कर लो, जैसा रख लो जनता को, वो सब रह जाती जनता। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। तो जनता को लोग क्या समझते थे? मानो जनता फूल है, या अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने, कोई दुधमुही बच्चा होता है जिसे बहलाने फुसलाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगता। जंतर मंतर मतलब ज्यादा कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है, बस उस बच्चा को दो चार खिलौना दे दो, मान जाती है। ये जनता भी वैसी है, भला कर फुसला कर इस जनता को मना लो। ये वही जनता है जिस जनता के सिर में आज मुकुट बंधने वाला है, कवि कहता है।
तो ये जो भाव यहाँ पर आया है, यह कविता में आया है कि अंग्रेज लोग जनता को ऐसा ही समझते थे, जनता का एक रूप है। लेकिन और हम नीचे पंक्ति देखिए हम, लेकिन होता भूडोल बवंडर उड़ते हैं, जब जनता को उपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ये जनता का एक रूप है। अभी तो हम दो पद जो पढ़े उसमें तो जनता सब कुछ सह लेती है, सब सहन कर लेती है, जैसा जनता को रखो रह लेती है। लेकिन जनता जब कोफ से व्याकुल हो जाती है, जब भिकुटी चढ़ाती है, भिकुटी चढ़ाना मतलब एक मुहावरा है, क्रोध में व्याकुल हो जाना। जब क्रोध से व्याकुल होकर के जनता जो है भ्रिकुटी चढ़ाती है, तो इस पृथ्वी में भूकंप आ जाता है, पृथ्वी हिलने लगता है, इस पृथ्वी में बवंडर उठने लगता है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, इसलिए कवि कहते हैं कि रास्ता दो समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अब समय का रथ चलने लगा है, घर घर नाद सुनाई देने लगा है, इसलिए शासकों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि रास्ता दो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्योंकि अब इस देश में जनता का स्वयं का शासन स्थापित हो गया है, इसलिए सिंहासन को खाली करना पड़ेगा। शासकों को निरंतर ललकारते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। ये जनता जब एक हुंकार लगाती है तो ऊंचे महलों में रहने वालों लोगों की नींद खुल जाती है, महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता जब सांस लेती है तो एक सांस के बल से अच्छे अच्छे लोगों की ताज भी हवा में उड़ने लगता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, अब जनता की राह को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि समय बदल गया है। समय में वह सामर्थ्य नहीं है, वह ताव नहीं है कि जनता की राह रोके। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता तो स्वयं ताकत है, जनता जैसा चाहेगी वैसा ही होता है। जनता जब तक सह रही है कष्ट को, शोषण को, तब तक सहती है। लेकिन जब जनता क्रोध से व्याकुल हो जाती है तो उस समय वो जिधर चाहे काल को मोड़ सकता है। ये वही जनता है। तो देखिए ये दो पंक्ति जनता का अलग रूप, और जो दो पंक्ति हम पढ़े थे वो जनता का अलग रूप है कि जनता जब जागती है तो जनता कुछ भी कर सकती है, जनता में वो ताकत है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। या और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो अब्दों मतलब वर्षों, शताब्दियों मतलब सैकड़ों वर्ष, और सहस्त्राब्द मतलब हजारों वर्ष। तो इस देश में आप सभी जानते हैं हजारों वर्षों से अंधकार था, वर्षों नहीं सैकड़ों वर्षों से, और हजारों वर्षों से इस देश में अंधकार था। अंधकार की बेड़ियों में हम थे। वो अंधकार अब बीत चुका है। जो अंधकार व्याप्त था इस देश में पराधीनता का, वो पराधीनता का अंधकार अब बीत चुका है। गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। गवाक्ष माने खिड़की, अंबर माने आसमान, और दहके मतलब जलना, जलने क्रिया को दहकना कहते हैं। तो अब तो लोगों का जो स्वप्न है वो अजेय हो गया है, स्वप्न साकार हो गया है। अब तो लोगों को आसमान की खिड़की में भी अग्नि धकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान की रोशनी भी खिड़की से आते ही प्रतीत हो रहे हैं। बीता गवाक्ष अंबर के जाते जाते हैं, आसमान की खिड़की में भी अब आग जलने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि अब लोगों का जो उत्साह है वो बढ़ गया है।
उमंग बढ़ गया है, लोगों में एक आक्रोश की भावना आ गया है। यह और नहीं कोई जनता की स्वप्न जय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। और यह जो ताकत लोगों में आया है, जो उत्साह बढ़ा क्यों है, यह कोई और नहीं जनता की स्वप्न जय, ये जनता के अजय स्वप्न का ही परिणाम है कि चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। आज अंधकार के वक्ष को चीरते हुए ये जो प्रकाश गवाक्ष से अंबर से आ रहे हैं, ये केवल जनता के अजय स्वप्न का ही परिणाम है, दृढ़ संकल्प का परिणाम है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो कवि कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। आज संसार का सबसे जो बड़ा जनतंत्र है, संविधान है, विराट जनतंत्र है, इस देश में आ गया है, आ पहुंचा है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 कोटि उस समय देश की जनसंख्या 33 कोटि मतलब करोड़ था, लेकिन आज हमारा देश की जनता कितनी हो गई है? 1 करोड़ लगभग 35 लाख जनता आज है। तो ऐसे 33 करोड़ों जो जनता है, उसके लिए सिंहासन खाली करने के लिए शासकों को दिनकर जी कहते हैं अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। क्योंकि आज अभिषेक राजा का नहीं, अब तक तो राजा का अभिषेक होता रहा इस देश में, लेकिन अब प्रजा का अभिषेक होने वाला है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। अब तो 33 कोटि जनता के सिर में मुकुट बंधने वाला है। इस देश में हमारा स्वयं का शासन स्थापित होने वाला है। अंतिम 2 पद। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, शासकों को कहते हैं, राजाओं को शोषण करने वालों को कहते हैं कि तुम आरती लेकर किसे ढूंढ रहे हो मूर्ख। क्या देवता तुम्हें मंदिरों में मिल जाएंगे, राजप्रसाद मतलब महलों में मिल जाएंगे, तहखानों में मिल जाएंगे। तहखाना मतलब जो भवन होता है उसके नीचे का जो कमरा होता है इसे तहखाना कहा जाता है। तो देवता मंदिरों में, राजप्रसादों में, महलों में, तहखानों में नहीं मिलेगा। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता तो वही हैं जो सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, जो मजदूर वर्ग हैं। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। देवता तो खेत में मिलेंगे, जो खेतों में फसल का उत्पादन कर रहे हैं, जो हल चला रहे हैं, वही किसान मजदूर ही इस देश के सही देवता हैं, जिनके कारण इस देश का भरण पोषण होता है। तो वही देवता है, तो पूजा तो तुमको देवता का ही करना पड़ेगा। आरती तो इस देश की प्रजा की ही होनी चाहिए आज, क्योंकि वही असली देवता है इस देश के। फावड़े और हल राजधन बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फावड़े और हल राजधन बनने वाले को है। अब फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा। तात्पर्य यह है कि फावड़े और हल को अब महत्व मिलेगा, मजदूरों और किसानों का महत्व बढ़ने वाला है। फावड़े और हल किसानों का प्रमुख कृषि औजार है, इससे ही किसान मजदूर काम करते हैं। तात्पर्य यह है कि दंड भी अब यहाँ के किसान और मजदूर ही लोगों को देंगे। पहले राजा दंड दिया करते थे, अब तो इस देश के सिंहासन पर, राज सत्ता पर कौन विराजमान होने वाले हैं? इस देश की प्रजा होने वाले हैं। तो फावड़े और हल ही राजदंड बनेंगे, मतलब किसानों और मजदूरों का महत्व अब बढ़ने वाला है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। धूसरता जिसको इस शोषण करने वाले धूल मिट्टी से सने हुए समझते थे इस देश के वासी को, ऐसे लोग आज सोने से श्रृंगार सजाने वाले हैं। जो धूल धूसरित हो गए थे जो प्रजा इस देश की, वो आज सोने से श्रृंगार सजाने वाली है। 2 राह रास्ता दो, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, क्योंकि समय रूपी रथ का पहिया चल पड़ा है, उसकी घर घर आवाज सुनाई दे रही है।
तो बदलते हुए समय को रास्ता देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में अब हमारा स्वयं का शासन, जनता का शासन स्थापित हो गया है। इसलिए शासकों, देश पर राज करने वालों, देश की प्रजा पर शोषण करने वालों सिंहासन खाली करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कविता यहाँ पर संपन्न होता है। तो देखते हैं इस पद में एक तो दिनकर जी आज़ादी की, स्वतंत्रता की खुशी, प्रसन्नता भी व्यक्त किए हैं, और दूसरी ओर इस देश में राज करने वाले जो शासक हैं उनको चेतावनी दिए हैं, और जो भावी जो और सत्ता पर विराजमान होने वाले हैं उनको भी एक प्रकार से सचेत किए हैं कि जिस उद्देश्य से हमें आज़ादी मिली है, इतना संघर्ष किए हैं, वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। सही में इस देश में जनता का राज्य स्थापित होना चाहिए। तो इतना ही है इस पाठ में। तो प्रिय बच्चों, अगर कोई पंक्ति समझ नहीं आया होगा तो मुझसे पर्सनल रूप से आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।